मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, सारण, आज आपको भारत के मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। भारत का मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग हमेशा सुनते आते हैं, लेकिन भारत का मंत्रिपरिषद है क्या? अनुच्छेद 74(1) में यह उपबंधित होता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन के लिए, उसको सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(1) में यह निर्देशित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर, उसकी सलाह पर करेगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद से मिलकर हुआ है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका में राज्याध्यक्ष जो होता है, नाम मात्र का या संवैधानिक प्रधान होता है। सिद्धांततः उसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, लेकिन वह शासन का वास्तविक अध्यक्ष नहीं होता। व्यवहार में कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है, जिसका मुखिया या जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के प्रति सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेवार होता है। मंत्रिपरिषद ही वास्तविक शासक तथा शक्ति का स्रोत है। मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक वे अपने पद को धारण करते हैं। भारत का संविधान राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपता है। 91 संवैधानिक संशोधन
2003 के द्वारा मंत्रियों की अधिकतम संख्या पर नई व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था के तहत लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। यह संशोधन निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री सभी व्यक्तियों को खुश करने के लिए मंत्री पद प्रदान नहीं कर सकता। मंत्री पद की गरिमा के लिए यह एक आवश्यक कदम था। और संविधान के अनुच्छेद 75(4) में यह निर्देशित है कि प्रत्येक मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष जो तीसरी अनुसूची में प्रारूप है उसके अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अनुच्छेद 75(5) में यह प्रावधान है कि कोई भी मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह 6 माह की अवधि के लिए मंत्री पद पा सकता है। उस 6 माह की अवधि में यदि वह किसी भी सदन का सदस्य हो जाता है तो वह अपने मंत्री पद को बरकरार रख सकता है। यहाँ पे यह स्पष्ट है कि केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही मंत्री नहीं बन सकते, बल्कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, किंतु शर्त यह है कि 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य उसे हो जाना चाहिए। यदि वह 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे अपने मंत्री पद से पद त्याग देना पड़ता है। लेकिन ऐसे पद त्याग किए हुए व्यक्ति को पुनः मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा एक उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था एसआर चौहान बनाम पंजाब राज्य के मामले में कि एक गैर सदस्य मंत्री नियुक्त किए जाने के 6 महीने के भीतर निर्वाचित नहीं हो पाता है, उसे दोबारा मंत्री नहीं नियुक्त किया जा सकता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मसला था। मंत्री
के लिए सदन के सदस्य होने की योग्यता होना आवश्यक है। प्रत्येक मंत्री को अपने पद ग्रहण से पहले राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। संसद के द्वारा समय समय पर उनके वेतन और भत्ते निर्धारित की जाती है। मंत्रिपरिषद का निर्माण और उसका संगठन पर प्रधानमंत्री यह देखता है कि दल के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति कौन से हैं। भौगोलिक वितरण का वह पालन करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री अपने दल के वरीय एवं अनुभवी व्यक्तियों के साथ साथ प्रतिभाशाली नागरिकों को भी शामिल करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व हो, ऐसा सामंजस्य स्थापित करता है। मंत्रिपद की पदावधि के बारे में संविधान के अनुच्छेद 75(2) में यह उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यदि हम देखें तो वास्तविकता कुछ और ही है। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाना चाहता है तो उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। या राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए सलाह दे सकता है। बिना प्रधानमंत्री के सलाह के राष्ट्रपति किसी मंत्री को अपदस्थ नहीं कर सकता, अपने पद से नहीं हटा सकता। प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्री परिषद के गठन के उपरांत मंत्री परिषद के मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का बंटवारा करता है। सिद्धांततः तो यह बंटवारा राष्ट्रपति के द्वारा होता है, पर व्यवहारतः यह काम प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में बड़ा ही अंतर है। देखने में ये दोनों शब्द जो हैं वह समान लगते हैं, पर वास्तव में इनमें कुछ अंतर है। मंत्रिपरिषद का गठन में मंत्रिपरिषद के विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होते हैं।
वे विभिन्न श्रेणियां जो हैं, वह कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं वह सबसे बड़े स्तर के मंत्री होते हैं। ये अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ये मंत्री महत्वपूर्ण विभागीय निर्णय लेते हैं। मंत्रिपरिषद के दूसरे मंत्री के रूप में राज्य मंत्री या स्टेट मिनिस्टर आते हैं। ये मंत्री जो होते हैं वह मंत्रिमंडल कैबिनेट के सदस्य जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, उनके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। विभाग रहित मंत्री भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इनका काम विशिष्ट काम के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऐसी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये मंत्री कैबिनेट स्तर के दर्जे के भी हो सकते हैं, लेकिन राज्य स्तर के मंत्री मंत्रिपरिषद के तो सदस्य होते हैं, परंतु कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। विशेष अवसरों पर इन्हें बुलाया जा सकता है। तीसरी श्रेणी में उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। यह राज्य मंत्री के बाद इनका स्थान आता है। ये विभागीय मंत्रियों को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। इस मंत्री परिषद में संसदीय सचिव का भी स्थान आता है, पर ये संसदीय सचिव वास्तव में मंत्री नहीं होते। न तो ये किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं और न इनके पास कोई शक्ति ही होती है। इनका कार्य केवल संसदीय मामलों में मंत्रियों को सहायता प्रदान करना होता है। ये हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। परंतु ब्रिटेन की परंपरा के अनुसार, वहां के संविधान के अनुसार हमारे यहाँ भी मंत्रिमंडल का अस्तित्व चला आ रहा है। हमारी संवैधानिक प्रणाली का यह एक आवश्यक अंग बन गया है। मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। कैबिनेट की बैठकों में कभी भी सभी मंत्रीगण उपस्थित नहीं होते। सभी कैबिनेट के सदस्य ही, मंत्री ही ऐसी बैठकों में उपस्थित रहते हैं। साधारण अर्थ में हम लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनके कार्यों में काफी अंतर। भारत में
मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। हमारे यहाँ यह सिद्धांत प्रचलित है भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सभी मंत्री सब एक के लिए और एक सब के लिए नामक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका मतलब हुआ कि भारत के सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मंत्रिमंडल के विभिन्न अधिकार और कार्य भी हैं। मंत्रिमंडल जैसी शक्ति व्यवहारिक दृष्टि से किसी भी निकाय के पास नहीं है। मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का केवल परिचालन ही नहीं करता, वरन उसकी दिशा और गति भी निर्धारित करता है। मंत्रिमंडल के कार्यों का हम अध्ययन आगे के शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके प्रमुख कार्य में नीति निर्धारण संबंधी कार्य, भारत में मंत्रिमंडल का कार्य राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना है, अर्थात मंत्रिमंडल एक नीति निर्णायक निकाय है। वह समस्त राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करता है तथा उस पर निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल द्वारा जो नीति लोकसभा में प्रस्तुत होती है और लोकसभा के द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जाता है, तब वह कारगर सिद्ध होती है। यदि संसद कैबिनेट की नीति का समर्थन न करे तो कैबिनेट को त्याग पत्र देना होता है। पर व्यवहार में संसद कैबिनेट की नीति का सदैव अनुसमर्थन ही करती रहती है। जब तक संसद में कैबिनेट के दल का बहुमत है, वह जिस कानून को चाहे स्वीकृत करा ले, यह उस पर निर्भर करता है। मंत्रिमंडल के अगले अधिकार एवं कार्य पर जब हम सोचेंगे तो केंद्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, होता है। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को जितने भी अधिकार प्राप्त हैं, उनका प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य अपने अपने विभागों के कार्यों का संचालन करते हैं और सामूहिक रूप से
अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं। अपने विभिन्न कार्यों से वह राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित करते हैं। मंत्रिमंडल के अगले कार्य के रूप में प्रशासकीय कार्य हैं। मंत्रिमंडल ही राज्य के शासन का संचालन करता है। वह राष्ट्र की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। मंत्रिमंडल यह देखता है कि हमारे देश का शासन भली भांति चल रहा है या नहीं। मंत्रिमंडल ही प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारियों जैसे राज्यपालों, न्यायाधीशों, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों, राजदूतों आदि की नियुक्ति की सिफारिश जो है वह राष्ट्रपति से करता है। मंत्रिमंडल ही राज्य की योजनाओं को सफल बनाता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति देश में आपातकाल की उद्घोषणा करता है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से इसके देश के विकास के लिए वह योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अगले कार्य की कड़ी में हम विधायी कार्य को भी ले सकते हैं। मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण से संबद्ध है। मंत्रिमंडल ही सरकार की ओर से संसद में सभी विधेयकों को प्रस्तुत करता है और उसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराता है, स्वीकृत कराता है। मंत्रिमंडल की देखरेख में ही विधेयकों का ड्राफ्ट, उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। वैदेशिक संबंधों का नियंत्रण जो है वह मंत्रिमंडल के कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। मंत्रिमंडल राष्ट्र के वैदेशिक संबंध, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशन पर नियंत्रण रखता है। विदेशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संधियां करने की जिम्मेवारी जो होती है वह मंत्रिमंडल की है। दुश्मन राष्ट्रों के साथ युद्ध की उद्घोषणा करना या शांति समझौता करना या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा करना इनके कार्यों के अधीन होता है। मंत्रिमंडल
के प्रमुख कार्यों में वित्तीय कार्य भी आता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तरह ही भारतीय मंत्रिमंडल राजकीय वित्त पर नियंत्रण रखता है। वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है। बजट का निर्माण प्रधानमंत्री की देखरेख में विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर वित्त मंत्रालय करता है। अध्यादेश संबंधी कार्य भी मंत्रिमंडल को प्राप्त है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार वैसे तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, पर वास्तव में इस अधिकार का प्रयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल के कार्यों में समन्वयकारी कार्य भी आते हैं। मंत्रिमंडल विभिन्न कार्यों के, विभिन्न विभागों के कार्यों का मार्गदर्शन करना और उसमें समन्वय स्थापित करना, ये भी इसके कार्य होते हैं। मंत्रिमंडल के अन्य कार्य भी हैं। संसद के सत्रों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत मंत्रिमंडल आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। वह राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, पर इन सब के लिए संसद की स्वीकृति काफी आवश्यक है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक लोकसभा में उन्हें बहुमत का समर्थन और विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक वह लोकसभा की स्वीकृति से नीति निर्धारण, शासन संबंधी, विधि निर्माण संबंधी, वित्त संबंधी कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद पर यदि हम देखें तो मंत्रिपरिषद ऐसा लगता है कि लोकसभा ही कैबिनेट की स्वामिनी है।
भारत की कैबिनेट की स्थिति यही है। व्यवहार में कैबिनेट लोकसभा का नेतृत्व करती है। कैबिनेट पर कुछ तानाशाही के लक्षण भी, मंत्रिपरिषद पर तानाशाही के कुछ लक्षण भी हमें दिखाई पड़ते हैं। भारत में मतदाताओं की संख्या इतनी अधिक है कि प्रत्येक मतदाता से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता। संसदीय प्रणाली में संसद मंत्रिमंडल पर एक व्यापक तथा विस्तृत नियंत्रण रख सकती है। दलगत अनुशासन की भावना के चलते राजनीतिक दलों के कठोर अनुशासन के कारण मंत्रिमंडल को अपने दल के बहुमत पर पूरा विश्वास होता है, जिसके कारण संसद के विरोधी दल मंत्रिमंडल की नीति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। सत्तारूढ़ दल के कोई भी सदस्य अपने मंत्रियों की आलोचना करने का साहस नहीं कर पाते। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। इस अनुशासन की भावना से, दलगत अनुशासन की भावना से निश्चित रूप से मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित हो गई है। मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होना, सभी मंत्री एक टीम की हैसियत से काम करते हैं तथा हमेशा एक दूसरे का सहयोग, सहायता करते हैं, जिसके चलते मंत्रिमंडल काफी शक्तिशाली होता जा रहा है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो मंत्रिमंडल को प्राप्त है, लोकसभा का कोई भी सदस्य अपनी निर्धारित अवधि से पहले अपने पद से नहीं हटना चाहता, और ऐसी स्थिति में उसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है। और लोकसभा को नियंत्रित करने का यह सबसे बड़ा साधन है। बहुमत दल के सदस्यों की इच्छा मंत्रिमंडल के मंत्री संसद के बहुमत दल के सदस्य होते हैं, और जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य की इच्छा होती है उन्हीं के अनुसार वे कार्य
करते हैं। इसके कारण भी मंत्रिमंडल के सदस्यों की मनमानी जो है वह बढ़ने लगी है। परंतु यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि सचमुच संसद या मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। यह जो धारणा है वह भ्रामक धारणा है, क्योंकि मंत्रिमंडल कभी तानाशाह हो ही नहीं सकता। मंत्रिमंडल हमेशा संसद की भावनाओं तथा इच्छाओं का ख्याल करता है। संसदीय वाद विवादों से मंत्रिमंडल की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। यदि मंत्रिमंडल चाहे तो संसदीय इच्छाओं के विरुद्ध कार्य कर सकता है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में विद्रोह की संभावना बढ़ जाती है, मंत्रिमंडल की तानाशाही को रोकने का महत्वपूर्ण एक तत्व जो है वह जनमत का है। जनमत का बढ़ता हुआ प्रभाव मंत्रिमंडल के तानाशाही को रोकता है। संसदीय शासन प्रणाली में जनमत प्रजातंत्र लोकतंत्र की अवहेलना करके एक दिन भी शासन करना असंभव है। मंत्रिमंडल जनमत की इच्छाओं को आदर करती है। यदि वह ऐसा न करे तो अगले आम चुनाव में सत्तारूढ़ दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के साथ मंत्रिपरिषद ही सर्वोच्च कार्यपालिका है। भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से ही अपने दायित्वों का संचालन किया है। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रशासन का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद के जिम्मे सौंपा गया है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। तथापि उसे यह अधिकार होता है कि वह अपनी सिफारिश को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज दे। आज हमने मंत्रिपरिषद के विभिन्न कार्यों और उसकी संवैधानिक स्थिति